सीताराम बिनोय केस नंबर 18। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी जो है वो काफ़ी सिंपल है। बट जो सिंपल वाली स्टोरी है जब एंड तक जाती है तो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पैदा कर देती है। पर मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि जब ये मूवी की स्टोरी एंड तक आती है तो एंड देखने के बाद मैं कुछ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की स्टोरी देख ली। ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। सीताराम यानी कि विजय राघवेंद्र जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उनका ट्रांसफ़र होता है कोल्हापुर के आज़मगढ़ में। तो वहाँ पर जब वो जाते हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से इसका स्टोरी लाइन जाता है और बहुत ही स्लो तरीके से इसका स्क्रीन प्ले जाता है। वो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर कब पिछले 1 साल से 1 डेढ़ साल से चोरियाँ हो रही हैं। चोरियाँ इस तरह से होती है कि किसी का कुछ खून नहीं बहाया जा रहा है, किसी को मारा नहीं जा रहा है। बस आराम से कुछ कुछ महीनों के बाद में जाकर के एक चोरी होती है जहाँ पर जो महिला है घर की, उसको बेहोश कर दिया जाता है। जो भी बंदा वो रहेगा उसको भी बेहोश कर दिया जाता है। सिंपल तरीके से वो चीज़ों को लूटा जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सीताराम पहले दिन जब ज्वाइन करता है और घर में जाता है, उसकी बीवी वहाँ पर बाद में आने वाली होती है उसी लोकेशन के ऊपर। तो घर जाकर देखता है कि वहाँ पर चोरी हो चुकी है। यानी कि सीताराम ने ज्वाइन करते से ही उसको एक चैलेंज मिल गया कि उसके खुद के ही घर में अब चोरी हो चुकी है। यहाँ पर सीताराम टेंशन में आता है। बाकी के सराउंडिंग के लोग भी बोलते हैं कि चोरी अगर पुलिस वालों के ही घर में हो रही है, ये खुद ही चोर को अगर पकड़ नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे, तो आम आदमी का क्या भरोसा। अब गांव काफ़ी छोटा सा है, बहुत बड़ा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो इसीलिए चुनिंदा लोग हैं जिनके ऊपर डाउट जाता है और इस तरीके से सीताराम लिस्ट निकालता है। तो उसका जो डाउट है वो कौन कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं वो ऐसे जाता है। यहाँ पर चोरों को भी हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है। 3 बंदे होते हैं जहाँ पर 2 जो है वो इलेक्ट्रिकल के कॉन्ट्रैक्टरशिप में होते हैं और एक जो बंदा है वो मछली बेचने वाला होता है। सीताराम भी यही कहता है कि हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल वाला हो, केबल कनेक्शन वाला हो, मछली बेचने वाला हो, कोई भी इसमें हो सकता है। इनफैक्ट ये जो तीनों बंदे हैं ये पुलिस वालों से काफ़ी अच्छी खासी पहचान रखते हैं, आते जाते उनको सैल्यूट करते हैं। पुलिस थाने में भी एक बंदा उसमें का शीनू जो है वो सप्लायर करता है मछली भी। तो पुलिस वालों को भी लगता है कि ये काफ़ी सिंपल से बंदे हैं, ये तो चोरी वगैरह नहीं कर सकते हैं। अब जबकि सीताराम कह रहा है कि चोरी काफ़ी सिंपल तरीके से हो रही है, किसी को मारा नहीं जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, तभी कहानी में एक अलग सा ट्विस्ट आता है। एक दिन सीताराम जब अपने घर जाता है, उसके मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो उसकी बीवी का ही कत्ल हो जाता है। अब दोस्तों, चोरी से हटकर मूवी जो है वो मर्डर पे चली गई है। यहाँ पे हमारा उत्साह या हमारा जो इंटरेस्ट है मूवी में और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये सब दिखाते वक्त भी स्टोरी में सिंपल तरीके से नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है जिसका फेस तो नहीं दिखाया जाता है, बट वो जो बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है चोरों के बीच में और पुलिस के बीच में। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो महिला कर्मचारी है साफ़ सफाई वाली, वो भी कहीं ना कहीं चोरों के साथ मिली हुई है, उनको इन्फॉर्मेशन अंदर से दे रही है। अब चोरी की छानबीन करते वक्त सीताराम इतना समझ जाता है कि ये जो चोरियाँ है ये एक पैटर्न में हो रही है और पैटर्न है यहाँ पर पिन कोड। मतलब जो गांव का पिन कोड है वो डेट वाइज चोरियाँ हो रही है, या फिर आप कह सकते हो उतने किलोमीटर के एरिया में। सपोज से पिन कोड है 555101, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर, उसके बाद में 5 किलोमीटर इस तरीके से चोरी हो रही है। तो बाद में जाकर सीताराम ये समझ जाता है कि अगली चोरी जो है पिन कोड के अनुसार 3 किलोमीटर के एरिया में होगी। और वहाँ पर वो वॉच भी रखने को कहता है। वॉच रखने के बाद में वो लगभग चोरों तक पहुँच भी जाता है, बट चोर वहाँ से जो है निकल जाते हैं। अभी इन सब बीच में जब सीताराम की बीवी का कत्ल हो जाता है और वो जो मिस्टीरियस पर्सन यहाँ पे दिखाया गया है जिसका चेहरा रिवील नहीं किया गया है, वो चोरों और पुलिस के बीच में जो एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पुलिस को खबर देता है कि चोर यहाँ पे रहते हैं, उनका अड्डा ये है, और चोरों को खबर देता है कि तुम्हारे अड्डे पर पुलिस आ रही है तो वहाँ से निकल जाओ। इस तरीके का कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने के बाद में वो जो मिस्टीरियस पर्सन है वो एक बंदे को उनमें से मार देता है।
अब स्टोरी में जब सीताराम की बीवी का कत्ल हुआ है तो सीताराम उसकी छानबीन के लिए जाता है, इन डेप्थ उसकी नॉलेज को देखता है, तो उसको ध्यान में आता है कि ये जो कत्ल हुआ है सभी महिलाओं का हुआ है, मतलब कि पुलिस वालों की जो बीवियां हैं उनका हुआ है, और उन्हीं में से एक सीताराम भी है जिसके बीवी का फ़िलहाल के डेट में कत्ल हुआ है। इस तरीके से वो बैकग्राउंड में जाके सभी लोगों को इकट्ठा वहाँ पे करता है जिन जिन पुलिस वालों की बीवियों का इसी पैटर्न में इसी तरीके से कत्ल हुआ है, और कत्ल के जगह पर एक अलग सा सिंबल वो जो जो कत्ल करने वाला है वो मिस्टीरियस पर्सन वहाँ पे लिख के जाता है। अब इस चीज़ को तो सीताराम समझ जाता है कि पुलिस वालों की बीवियों का कत्ल हो रहा है, मतलब कि ये जो साइको किलर है ये कहीं ना कहीं पुलिस वालों से खुन्नस खा के बैठा है, ऐसा कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है जबकि जिसके वजह से वो पुलिस वालों की बीवियों का कत्ल कर रहा है। बट कहानी में ट्विस्ट वो जो पहले आया है कि जहाँ पर उस मिस्टीरियस पर्सन ने उन 3 चोरों में से एक बंदे का काफ़ी बेरहमी से कत्ल किया है, तो सीताराम को समझ में नहीं आता है कि उसका कत्ल इस चोर ने, इस जो मिस्टीरियस पर्सन ने क्यों किया है। अब सीताराम ने सभी उन पुलिस ऑफिसर्स को इकट्ठा किया हुआ है जिनकी बीवियों का कत्ल इसी तरीके से हुआ है, रीढ़ की हड्डी को मार लगाकर हुआ है। तो ये जो है सारे पुलिस वाले मिलकर, सीताराम मिलकर डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि हम लोग एक साथ कभी काम किए हुए नहीं हैं, हम लोगों का कभी कनेक्शन आया नहीं है, हमारी ड्यूटियाँ काफ़ी जगह लगती रहती है, इलेक्शन पे, पुलिस स्टेशन पे, या फिर कहीं पर भी गणपति मोर्चा में, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कनेक्शन इस पैटर्न में क्या है। तो दोस्तों सभी बैकग्राउंड को याद करते करते सीताराम को याद आता है कि एक दिन वो नशे में था, और नशे में होने की वजह से उसको पता नहीं था, बट यही वो बंदा था उसके साथ वाला जब उनकी इलेक्शन पर ड्यूटी लगी हुई थी पिछले 4-5 साल पहले। और वहाँ पर वो ड्यूटी निभाते वक्त एक जो बंदा है उसको उन्होंने रोक लिया था, काफ़ी सारे पुलिस वालों ने मिलकर उस बंदे को रोका था, जबकि उस बंदे की जो बीवी है उसको वो जो डिलीवर होने वाली थी या फिर वो प्रेग्नेंट थी, और उसने कुछ चोरों की आहट सुनी थी वहाँ पर। तो उसकी बीवी फ़ोन करती है उसे कि आप जल्दी चले आओ, वो प्रेग्नेंट होती है, उसने चोरों की आवाज़ें सुनी हुई होती है घर पर, और उसको ये पुलिस वाले रोक लेते हैं। उसको रोकने की वजह से उन चोरों से उसकी बीवी का कत्ल टाइप का हो जाता है, एक तरीके से चोट लग जाती है, और उसकी बीवी रीढ़ का हड्डी जो है वो ख़राब होने की वजह से डेथ हो जाती है उसकी बीवी की। अब यही वो बंदा है दोस्तों जो कत्ल किए जा रहा है। अब यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है, उसका नाम बिजॉय होता है, बिनॉय होता है, और वही वो 3 चोर होते हैं जो दूसरे गांव में भी एक वक्त में चोरियां करते हुए रहते हैं। तो उन चोरों का एक पैटर्न होता है कि हर गांव में लगभग 5-6 चोरियां वो करते हैं, प्लान के अनुसार करते हैं, यानी कि 6 चोरियां पकड़ लीजिए आप, पिन कोड के अनुसार वो चोरियां करते हैं और बाद में फाइनल चोरी करके वो निकल जाते हैं। तो एक दिन पिन कोड के अनुसार वो चोरी का प्लान बनाते हैं, बट उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस घर में ऑलरेडी कुछ ना कुछ हुआ रहता है। तो वो उनमें से जो मेन चोर होता है वो बोलता है कि हमें अभी प्लान को स्किप करना पड़ेगा, हमें गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। बट अचानक से उसके साथी जो है दोनों, वो उसे कहते हैं कि चलो आसपास में एक घर दिख रहा है वहीं पर चोरी कर लेते हैं। अब वो घर होता है बिनॉय का, और बिनॉय की बीवी होती है प्रेग्नेंट। बिनॉय एक ऑर्केस्ट्रा में एक सिंगर होता है, तो वो अपने काम से गया हुआ होता है बाहर। ये चोर वहाँ पे घुसते हैं, उसकी बीवी को, मतलब वो चोरी करते टाइम में उसकी बीवी देख लेती है, और उसका किसी कारणवश पैर फिसल कर बोलिए या फिर घबरा कर बोलिए वो गिर जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी को लग जाता है और उसकी जो है डेथ हो जाती है। और बिनॉय वहाँ पर जाने वाला होता है बीच रास्ते में, तो ये पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं, उसको कहते हैं कि तुम एक गाना सुना के बताओ। और ऐसे में उसकी बीवी का वहाँ पे डेथ हो जाता है, उसको काफ़ी गुस्सा आता है। तो उन सभी गुस्से की खुन्नस वो इन सभी से निकालता है, ये जो उस टाइम में पुलिस वाले शामिल थे वहाँ पर, उन सभी की बीवियों को उसी तरीके से मारता है। और उसके बाद में ये जो 3 चोर हैं जिनके वजह से उसकी बीवी की जान गई है, उन तीनों चोरों को भी वो एक के पीछे एक मारने का ट्राई चालू करता है, जिनमें से वो तीनों को मार देता है। अब इन सभी पैटर्न को जो सीताराम है वो समझ जाता है। एक चोर को वो बचाने के लिए वहाँ पे जाता है, बट
एक वो जो चोर है उसका गला घोट कर अपने हाथों से बिनोय उसे मार रहा होता है, और उस बिनोय का गला घोटकर सीताराम उसको मार रहा होता है। दोनों अपनी अपनी बीवियों को याद करते हैं। बिनोय भी अपनी जगह पर सही है, वो अपना बदला ले रहा है, और सीताराम भी यहाँ पर अपनी बीवी को याद करता है और वो बिनोय का गला घोटता है। तो वो भी वहाँ पर सही उसके हिसाब से होता है, पर उसे पता होता है कि ये न्याय अनुसार नहीं है, ये हमारे जुरिडिक्शन में है, वो नहीं आता है और ये मैं गलत कर रहा हूँ। पर फिर भी वो कुछ कर नहीं पाता है, पुलिस वाला होकर भी वो बिनोय को मार देता है एक टाइप से। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कर्मा जो है वो रिपीट होकर आता है, इसी तरीके की ये स्टोरी है। बस मुझे दोस्तों इसमें एक ही चीज़ पसंद नहीं आई है कि स्टोरी का जो रिवील किया है, एक तरीके से आप पूरी स्टोरी को अच्छा खासा सस्पेंस समझते हुए आगे आगे देखते रहते हो, और एंड में जो पर्सन को विलन दिखाया गया है उसी के लिए सिंपैथी क्रिएट की जाती है। और वहाँ पे आपको तो पता ही नहीं होता है ना कि ऐसा सब कुछ हुआ है किसी के साथ में, बस एक तरीके से अलग वाली स्टोरी ही रिवील कर दी जाती है। उसको मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी कोई मिस्ट्री रिवील की है। तो एक टाइप से मैसेज देने की कोशिश की गई है, हर कोई अपना काम अच्छे तरीके से अगर करे तो किसी का भी नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज़ कर्मा कभी भूलता नहीं है, वो आपको वहीं पर वही सज़ा मिल जाती है।